हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश अपनी जो उसकी बेटी होती है रज़िया उसको उत्तराधिकारी भी घोषित कर देता है और उसको उसकी जीते जी यही इच्छा होती है कि अगली जो दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता की बागडोर जाए वो रज़िया सुल्तान संभाले। लेकिन होना कुछ और था। तो आगे आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या घटना घटी थी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है। तो देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना राज अपनी पुत्री रज़िया को सौंपने की इच्छा प्रकट की थी। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि इल्तुतमिश भी चाहता था कि उसकी पुत्री जो रज़िया थी वो भी क्या हो, सुल्तान बने। और फिर उसके बाद बात की जाए, क्या उसके बेटे नहीं थे? इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे? बेटे थे, लेकिन जो उसका प्रिय पुत्र था, जो योग्य था, गद्दी के लायक जिसको वो समझता था, नसीरुद्दीन महमूद जो था वो शासक था। कहाँ का शासक था? लखनौती का वो शासक होता है। और इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो मकबरे का भी निर्माण करवाता है। तो 1229 में ही उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। किसकी? नसीरुद्दीन महमूद की। तो इसका जो बेटा होता है, जिसका नाम होता है, जो शाह तुर्कन का बेटा होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको गद्दी पर बैठाने का कुचक्र चलने लगता है। क्योंकि रज़िया को जो तुर्क अमीर थे या फिर उलेमा जो थे, कह लीजिए चलीसा, जो अमीर तुर्क थे, चलीसा भी कह सकते हैं, चलीसा का गठन किया था इसने, इल्तुतमिश ने। तो वो लोग अपमान समझते थे कि कोई स्त्री उन पर आकर के शासन करे, ऐसा वो लोग अपमान समझते थे। इसलिए इन लोगों ने रज़िया को सुल्तान बनाने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और फिर देखेंगे इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो बहुत ही अक्षम और प्रलोभी और प्रमादी किस्म का होता है। और जाहिर सी बात है, इल्तुतमिश को ये पहले से ही पता था कि ये शासन को अच्छे से नहीं चला पाएगा, और इसीलिए शायद उसने रज़िया को सजेस्ट किया था, रज़िया को उसने शासन संभालने के लिए कहा था। तो आगे देखेंगे तुर्क अमीर एवं फिरोज शाह की माता शाह तुर्कन जो होती है वो एग्री होती है इस बात से, और ये चाहती भी थी कि हाँ, इसका बेटा जो है वही राजगद्दी पर बैठे। कौन चाहती थी? शाह तुर्कन। किसकी माँ थी ये? फिरोज शाह, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था उसकी माँ होती है। और कई इक़्तेदार जो थे उन्होंने मिल करके फिरोज शाह को 1236 में सुल्तान घोषित कर दिया। अब देखिए, अब शासन सत्ता जो थी शाह तुर्कन के ही हाथों में आ गई। फिरोज शाह तो बस यूँ नाम मात्र का ही शासक बना। अब फिरोज शाह की माँ जो थी शाह तुर्कन, ये क्या करती है कि जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र होता है कुतुबुद्दीन, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन, उसको अंधा करवा करके उसकी हत्या करवा देती है। और उसके बाद आगे की कहानी में देखेंगे कि शाह तुर्कन ही पूरी सत्ता का बागडोर जो होता है अपने हाथ में ले लेती है और जनता पर खूब अत्याचार अब होने लगता है। क्योंकि कमाई, इनकम का साधन जो था वो सिर्फ सीमित ही था। ना ये लोग विस्तार कर रहे थे, ना भी कुछ जो भी स्कीम्स थीं, जो भी योजनाएं थीं, वो बस सिर्फ एक दिखावे के लिए ही रह गईं। और शाह तुर्कन के बारे में बात करें तो शाह तुर्कन पहले रानी वास में दासी थी और वह एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर महिला थी। अब इसके बाद देखेंगे कि फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु उसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठा करके उसकी जो माँ होती है शाह तुर्कन, वो शासन अपने हाथ में ले लेती है। अब फिर उसके बाद फिरोज शाह के भोग विलास के कारण राज्य में असंतोष फैल गया। जाहिर सी बात है, आप जनता का ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो जनता में आक्रोश फैलेगा ही। और फिर बाहर ही देखिए, जो अन्य राज थे, पड़ोसी राज थे, वे भी स्वतंत्रता की राह देखने लगे, खुद को स्वतंत्र राज घोषित करने में जुट गए। और उसी क्रम में देखिए आंतरिक और बाहरी विद्रोहों का भी इनको सामना करना पड़ा। अब देखिए,
सबसे मेन जो था गियासुद्दीन जो अवध का सूबेदार था। गियासुद्दीन कहाँ का सूबेदार था? अवध का सूबेदार था। वो क्या करता है, खुले रूप से विद्रोह कर देता है और बंगाल से दिल्ली जाने वाले राजकोष को लूट लेता है। जो भी धन कर के रूप में आता था, कहाँ से आ रहा था? बंगाल से होकर के, बंगाल से आ रहा था, दिल्ली जा रहा था, तो उसको अवध में ही वो क्या करता है, लूट लेता है। अब फिर इसके बाद देखिए इस लूट का फ़ायदा क्या होता है उसको, कि खुला विद्रोह तो करता ही है और उसके साथ में ही लोग आ जाते हैं और भी सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि जनता भी कुछ न कहीं शाह तुर्कन के अत्याचार से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो एक हिसाब से देखिए तो विद्रोहियों का सामना करना भी ज़रूरी था। तो फिरोज़ शाह क्या करता है, फिरोज़ शाह यहाँ से सेना लेकर के चलता है और फिरोज़ शाह को राजधानी छोड़ना पड़ता है। किसका दमन करने के लिए? विद्रोहियों का दमन करने के लिए ये राजधानी छोड़ करके चलता है। अब देखिए, अब इसी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाती है कौन? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इसी गैर मौजूदगी का, जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह विद्रोहियों से लड़ने के लिए, उनका दमन करने के लिए जाता है, तब उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा रज़िया सुल्तान उठाती है और शाह तुर्कन के ख़िलाफ़ फैले असंतोष का लाभ उठा करके वो जनता के बीच में जाती है। कहाँ जाती है? वो दिल्ली में एक मस्जिद या फिर कहिए सड़क पर जहाँ भीड़ ज़्यादा थी, चौराहा कह लीजिए, वहाँ जाती है। और जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा कि न्याय की अगर आपको मांग गुहार करनी है तो आप लाल वस्त्र धारण करके, आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। तो रज़िया भी लाल वस्त्र धारण करके नमाज का समय जब था तब वो जाती है और जनता के सम्मुख होती है, जनता के बीच जाती है और शाह तुर्कन के किए जा रहे अत्याचारों और समाज में फैली अव्यवस्था, राज्य में फैली अव्यवस्था और भी जो भी सारी मुश्किलें थी, मुसीबतें थी उनके शासन के दौरान, उनका बखान करती है और अपने पिता की बात को याद दिलाती है कि हाँ, उसके पिता ने इसी कारण उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बात को वो ताज़ा करती है और उनके मन में ये आस जगाती है कि वही इनका उद्धारक बनेगी अगर उसके हाथ में शासन सत्ता की डोर आती है तब। अब रज़िया ने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया? कि पुनः वह शांति और सुव्यवस्था स्थापित करेगी अगर उसको सुल्तान बनाया जाता है तब, अगर जनता उसे सुल्तान स्वीकार करती है तब। अब फिर इसके बाद अब इसके जो भाषण था, जो वक्तव्य था, अब जाहिर सी बात है जो असंतोष फैला हुआ था समाज में, उसको देखते हुए जो भी अमीर तुर्क थे और जनता, कुछ जो भी समझदार जनता थी जिनको लग रहा था कि हाँ शासन सत्ता सही हाथ में जानी चाहिए, वो तो साथ आए ही। और जो प्रमुख सैनिक पदाधिकारी थे वे भी बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और रज़िया सुल्तान का साथ देने के लिए आगे बढ़े। अब क्रोधित जनता, जिनमें सैनिक पदाधिकारी भी थे, तुर्क अमीर थे, जनता थी, वे बढ़ती हैं राजमहल की ओर आक्रमण करने के लिए। अब शाह तुर्कन को बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद जब फिरोज़ शाह उधर मार खाता है, मार खा करके भय से, शत्रुओं के भय से वो फिर वापस दिल्ली की ओर भागता है। तो जब वापस वो दिल्ली की तरफ आता है तब उसको दिल्ली पहुंचते वक्त ही उसे गिरफ्तार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसको? फिरोज़ शाह को। अब देखिए, फिरोज़ शाह को तो मार दिया जाता है 1236 में ही। अब नवंबर 1236 में रज़िया को सुल्तान बनाया जाता है और हम देखेंगे कि इस प्रकार से फिरोज़ शाह केवल 7 माह ही शासन कर पाता है। फिरोज़ शाह जो होता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, और इसके बाद जो अगली सुल्तान है जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, जो पहली महिला शासक बनी